नमस्ते। आज फिर हम मलखाम कट्टा के माध्यम से सभी मलखाम प्रेमी को आज अलग विषय को लेके हम आपके पास आए हैं। सभी को पता है कि मलखाम में अलग अलग साधन होते हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें पोल मलखाम, रोप मलखाम एंड और हैंगिंग मलखाम। लेकिन इस ऑपरेटर्स इस मलखाम खेल को किस तरह सिखाना चाहिए और किस तरह से उस मलखाम को आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया है मलखाम कट्टा की टीम ने कि ये तीनों साधन को, ये तीनों ऑपरेटर्स को हम लोग अलग अलग कोचेस के माध्यम से किस तरह से खिलाड़ियों को सिखाना चाहिए और किस तरह से प्रॉब्लम्स को हम लोग को हैंडल करना चाहिए। इसलिए हम लोग तीन अलग अलग सत्र, तीन अलग अलग सेशंस तीनों मलखाम के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग रोप मलखाम जो खेल है, जो सभी लड़कियों को ये रोप मलखाम साधन होता है, उसके साथ ही अंडर 18 और अबव 18 बॉयज को भी रोप मलखाम ये ऑपरेटर्स होता है। तो इस मलखाम को हम लोग किस तरह से रोप मलखाम को सिखाना चाहिए, हम लोग किस तरह से उसको किस नजरिए से देखना चाहिए, और हम लोग ने उसमें से जिनके पास आज अपना अमूल्य टाइम देने को आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे दो अतिथि, दो गेस्ट हमारे साथ है जिनके पास अच्छा अनुभव है। दोनों भी यंग है अपने एज के अनुसार, लेकिन मलखाम फील्ड में बहुत साल से जुड़े हैं और उनका रिजल्ट्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप उनका नाम सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो हस्ती है उनके पास जो अनुभव है वो बहुत ही हम सभी को इम्पोर्टेंट है और हम लोग को उसका बहुत उपयोग होगा। श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे हम लोग आज लाइव मिल रहे हैं मलखाम कट्टा के माध्यम से। तो आज रोप मलखाम ये खेल लेके हम लोग मिल रहे हैं। इसके आगे वाले दोनों संडे में हम लोग हैंगिंग मलखाम और पोल मलखाम के सेशंस भी करने वाला है अलग अलग कोचेस के माध्यम से। तो आज जो हम लोग विषय लेके आए हैं रोप मलखाम, इसमें आज की जो हमारे साथ जुड़े हुए दो अतिथि है उनका परिचय मैं करना चाहूंगा। नाम सुन के ही मुझे लगता है कि आपको अच्छे से परिचय दोनों का भी है। कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ी बहुत पहचान वाला होता है, लेकिन उसके पीछे जो कोच होता है उसका शायद किसी ने नाम ही सुना होता है, कभी उनको देखते नहीं है। ये लोग भी बहुत अपने लाइफस्टाइल में बिजी होते हैं, सो इनको भी कंपटीशन में, हर कंपटीशन में आना बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो आज मलखाम कट्टा के माध्यम से ये दोनों भी आज जो गेस्ट है वो हमारे चैनल में आपके साथ संवाद करेंगे। तो पहले हमारे साथ है अदिति देशपांडे। तो अदिति देशपांडे, इनके पास बहुत ही अच्छा अनुभव है। श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर इस क्लब से जुड़ी हुई है बचपन से, और मुंबई शहर, मुंबई सिटी से वो बिलोंग करती है। इंटरनेशनल जज है वो मलखाम की, जो अभी आप सबको पता है फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन मलखाम की ये साल हुई मुंबई में। इंटरनेशनल जज है और बहुत ही महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो पुरस्कार देती है, वो पुरस्कार शिव छत्रपति पुरस्कार 2004 में उनको महाराष्ट्र सरकार ने देकर उनको गौरव किया है। उसी के साथ अभी कैसे होता है कि कोचेस कोचिंग के साथ और कौन सी चीज करते हैं, जैसे कि अपना घर चलाने के लिए या अपने और चीज अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए। तो फ्लाई हाई एरियल आर्ट एकेडमी की वो फाउंडर है, जो उन्होंने 2003 और 2013 में चालू किया, और नेशनल लेवल में उनके 26-27 खिलाड़ी अब तक पार्टिसिपेट और मेडलिस्ट हो चुके हैं। बहुत ही बड़ा, मतलब 17 साल का उनके पास अनुभव है और बहुत ही अच्छी बात है ये। और जैसे कि उन्होंने इंटरनेशनल के बहुत सारे कोर्सेज किए हैं एरियल आर्ट में। तो एरियल सिल्क के इंस्ट्रक्टर करके उन्होंने पहला अपना मान इंडिया में है कि वो इंडिया की पहली ऐसी है जिन्होंने आज एरियल सिल्क इंस्ट्रक्टर करके उन्होंने आज अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो उसके साथ ही उन्होंने बहुत अच्छा अपने एरियल सिल्क और रोप मलखाम के माध्यम से बहुत सारे चीज उन्होंने बड़े बड़े लोगों को सिखाया। तो अदिति देशपांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है मलखाम कट्टा में, और आपका थोड़ा अनुभव, कितने बड़े एक्टर्स लोगों को आपने सिखाया उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी अगर आप दे सके तो अच्छा होगा। थैंक यू गणेश जी, आपने मुझे बुलाया इतने बड़ी प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लगा कि आपने मलखाम के एज ए कोच मुझे इनवाइट किया, और इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर पाऊंगी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो अच्छा लग रहा है।
एरियल सिल्क का मैंने यूएस में रूबी कैरन की एक इंस्टीट्यूट है, एरियल आर्ट अमेरिका, वहां से सर्टिफिकेशन किया था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कुछ भी चीज सिखाने से पहले आपको खुद को वो चीज जाननी चाहिए, उसके बाद ही आपने वो सिखानी शुरू करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अमेरिका जाके उसका पूरा सर्टिफिकेशन किया था, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं उसको। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे समर्थ के बच्चों को सिखाना शुरू किया था। तभी एक्सपीरियंस की वजह से या इतने साल के सिखाने की वजह से मुझे 2-3 कॉल्स आए और उसके वजह से सेलिब्रिटीज के साथ कांटेक्ट हुआ। सुष्मिता सेन, डेजी शाह है, अपने मराठी में है उर्मिला कोठारे, फुलवा खामकर, उर्मिला कानेटकर, बहुत जन है जिनको कांटेक्ट हुआ, जिनको सिखाने का मौका मिला। और आई थिंक ये मलखाम की वजह से ही पॉसिबल हुआ, क्योंकि सिल्क में तो मेरा 3-4 साल का ही एक्सपीरियंस था, बट मलखाम का जो 17 साल का एक्सपीरियंस था उसकी वजह से हेल्प हुआ। और जब रेस 3 में मैंने कोरियोग्राफी किया सलमान खान के मूवी में, तभी उनसे बात होते होते पता चला कि वो जब मूवी कर रहे थे, उनकी पहली मूवी मैंने प्यार किया, तभी वो व्यायामशाला में आके कार्टव्हील सीखे थे देश पांडे सर और श्रेयस सर से। तो ऐसे बात करते करते ऐसे लग रहा था कि व्यायामशाला की एक लड़के से मैं बात कर रही हूँ। तो वो एक बॉन्डिंग हो गया था हमारा अच्छे से। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है एरियल सिल्क और मलखम्ब से लेके, मैं आगे भी आपसे बहुत शेयर करूंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, पार्लेश्वर व्यायामशाला, महेश सर एंड गणेश, टू यू थैंक। थैंक यू अदिति, बहुत ही अच्छा लगा आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और आपने बहुत लोगों के साथ काम किया है। तो आपके माध्यम से शायद मलखाम कट्टा में कोई सेलिब्रिटी भी आ जाए और वो मलखाम के खिलाड़ियों के साथ बातचीत करे। और आप भी एक सेलिब्रिटी भी हो गई, आप रेस 3 जैसे अच्छे मूवीज में आपने कोरियोग्राफी किया है। सलमान भैया तो सबको पसंद है, मेरी भी बॉडी थोड़ी उनकी तरह मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रही है। लेकिन ठीक है, मजाक की बात है, लेकिन इट्स वेरी गुड। आप आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो इसकी कोशिश करेंगे। अब हमारे आगे दूसरे जो गेस्ट है, दूसरे जो हमारे साथ आए हुए अतिथि है, उनके पास भी बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे अच्छे मित्र है प्रसाद बेड़ेकर, वो ये वाई जिमखाना वाई में अपना कोचिंग करते हैं, सातारा से बिलोंग करते हैं। सातारा महाराष्ट्र का एक जिला है, सबको पता ही होगा। ये खुद इंटरनेशनल जज है, ये खुद नेशनल जज है। इनके पास भी अच्छा एज अ जज करके अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसके साथ ही इन्होंने 12 साल का इनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस है। और इनके 18 खिलाड़ी नेशनल लेवल में खेल चुके हैं, मेडल ले चुके हैं। और मैप्रो फूड लिमिटेड में ये जॉब करते हैं, और इसके साथ ही मलखाम खेल सिखाते हैं। और वाई जिमखाना वाई के आजू बाजू वाले जितने भी स्टेट, छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे स्टेट है, वहां पे ये मलखाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मलखाम से जुड़े। तो प्रसाद जी, आपका मलखाम कट्टा में स्वागत है। प्रसाद जी, वेलकम। आपके इस मलखाम कट्टा कार्यक्रम में हमें बुला के हमारे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने हमें एक स्टेज की उपलब्धि करके दी है। इसके लिए हमें आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ 10-12 साल से मलखाम सिखा रहा हूँ वहीं में, और यहाँ के आजू बाजू के कुछ विलेज में। तो अगर देखा जाए तो सिटी के कंपेरेटिव यहाँ के विलेज के खिलाड़ियों में क्वालिटी बहुत ज्यादा है, और उन तक आज तक हमारा गेम पहुंच नहीं पाया है, इसलिए उनकी क्वालिटी को एक स्टेज नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ 12 साल से। थैंक यू प्रसाद, और आप दोनों का भी बहुत बहुत मलखाम कट्टा की वजह से स्वागत है। मैं आपको यहाँ से बुके या कुछ दे नहीं सकता हूँ, तो यही से आपको हाथ जोड़ के एक बार वापस वेलकम करता हूँ। और हम लोग आगे हमारे जो सत्र है, जो मलखाम रोप मलखाम का जो हम लोग विषय लेके आए हैं, जिसमें आप दोनों का भी बहुत बड़ा अभ्यास है और बहुत अच्छा अनुभव है। और बोलते हैं ना, जहाँ पे रिजल्ट दिखता है वही सक्सेस होता है, ऐसे भी बोला जाता है। और आपके पास रिजल्ट का तो भंडारी है। 18, 19, 20, अदिति के पास 26, 27 नेशनल खिलाड़ी है। एक नेशनल खिलाड़ी बनाने में कोच को बहुत परिश्रम और मेहनत करना पड़ता है, ये सभी को पता है। लेकिन इसके पीछे क्या एक्चुअल कौन सा वे या कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए, और किस तरह से मलखाम रोप मलखाम सिखाना चाहिए,
बहुत सारे विषय लेके मैं आपके साथ आया हूँ, लेकिन शुरुआत रोप मलखाम से पहले वेद मलखाम था, जो 100 साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी। दामोदर मोगे सर ने, गुरुजी ने ये रोप वेद मलखाम का शुरुआत किया था। उसके बाद 1976-77 में पाणे गुरुजी ने रोप मलखाम की शुरुआत की, और उसके बाद ये कंपटीशन लेवल में रोप मलखाम की स्टार्ट हुआ, और लड़की लोग, गर्ल्स को और बॉयज को ये मलखाम एप्रेंटिस करके रूल्स में आ गया, और उसके साथ ये स्पर्धा चली है। तो ये जो वेद मलखाम के बारे में जो मैंने उल्लेख किया है, तो अदिति जी को मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस वेद मलखाम का आपने अनुभव लिया है क्या, या आपने कभी इसको देखा है, या फिर इसके बारे में आप क्या, आपके पास क्या जानकारी है और आप क्या बात शेयर करेंगे? क्योंकि अभी हम लोग जो फोटो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो शायद वो स्क्रीन पे जो आया हुआ जो फोटो है, वो देखिए आपको पता चलेगा ये कौन है। इसके बारे में आप ही जानकारी दो तो अच्छा है, अदिति जी। गणेश जी, ये मेरे पिताजी है, उदय देशपांडे जी, जिन्होंने पद्मासन की पोजीशन की है वेद मलखाम पे। तो जैसे आपने बोला वेद मलखाम के बारे में कि इसकी शुरुआत दामोदर भट्ट मोगे जी ने की थी, जो बाणभट्ट देवधर के शिष्य थे और वो उज्जैन से थे। तो वहां पे शुरुआत हुई थी उसकी। और हमारे संस्था में चलते फिरते खंड है, उदय देशपांडे जी और श्रेयस मस्कर जी। तो उनके मुंह से बहुत बार सुना है इस बारे में, पर खुद से करने का कभी मौका नहीं मिला वेद मलखाम। पर जिसका उगम रोप मलखाम का उगम बोल सकते हैं हम, वेद मलखाम से हुआ था। तो वो एक्चुअली सिंगापुर से आता था वेद मलखाम। तो बाद में जब सिंगापुर से वेद मलखाम आना बंद हो गया, तभी रोप मलखाम में वो की शुरुआत हुई अराउंड 76-77 जो आपने बोला। और वैद्य एमडी करमरकर जो मीरठ से थे, और पाणे गुरुजी सर, इन्होंने उसका आगे प्रचार प्रसार किया। तो ये सब कहानियां मैंने देशपांडे सर से बहुत बार सुनी है। हम सबने व्यायामशाला में ये सब सुनते रहते हैं। इवन खंड में उनके फोटोज देखे हैं, पर करने का मौका नहीं मिला। हमारे व्यायामशाला में था वेद मलखाम, नीता तई ने भी किया हुआ है, पर बहुत लगता था, या फिर पोजीशन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, ये सुना है। पर मुझे ऐसा लगता है सबने करके देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो उगम है हमारे रोप मलखाम का। और अगर वो करेंगे तो शायद रोप मलखाम इजी हो जाएगा, सबको बोलेंगे हाँ अभी ये नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी शुड ट्राई इट, एंड आई वुड लव टू ट्राई इट। सो कभी मौका मिला तो जरूर मैं ट्राई करूंगी। तो जरूर करेंगे। अभी तो सिंगापुर से वेद मलखाम लाने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी, इजीली ले के आ सकते हैं। सिर्फ अभी क्या है, जो लॉकडाउन और जिस तरह से संकट आया है उसको जाने दो। उसके बाद हम लोग हमारे नए खिलाड़ियों को इसका अनुभव देना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से उसके बारे में विषय क्लियर किया सबको। प्रसाद जी, आपको अभी अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी अदिति जी ने इसके बारे में एक्सप्लेन करते करते व्यायाम ज्ञान कोश खंड 3 के बारे में थोड़ी सा बात जिक्र किया था। तो उसमें उस खंड को 100 साल हो गए, तो उसमें बहुत सारे चीजें दी है, वेद का मलखाम दिया है, मलखाम दिया है। तो उसका कभी आपने उपयोग किया है, या उसका कोई भी स्टडीज मलखाम खिलाड़ियों को आपने आपके माध्यम से किया है? हाँ सर, प्रसाद जी, मलखाम का जो व्यायाम कोश विश्व कोश खंड है, उसमें सादी उड़ी के प्रकार ही 500 से ज्यादा है, जो आजकल हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूज नहीं करते, पर वो एक व्यायाम के तौर पर और सेहत के लिए अच्छे हैं। तो उसमें उसका स्टडी करके उसमें से कुछ प्रकार खिलाड़ियों ने आज भी करना चाहिए। उसका कंपटीशन के लिए कुछ फायदा हो या ना हो, पर अपने सेहत के लिए उसका जरूर फायदा जरूर होगा। बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं उस तरह से, कि यस, अभी के कोचेस जो ट्रेन मतलब जो कोड में दिया है, जिससे मार्क्स मिलते हैं, वही सिखा रहे हैं। लेकिन जो खंड में दिया है जिसका आज पूरे अपने शरीर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज दिए हैं, जैसे सिंपल जंप, सादी उड़ी के बारे में आपने जिक्र किया है। लेकिन अलग अलग है, बहुत सारी चीजें हम लोग को आती भी नहीं है, नेशनल खिलाड़ी भी हो तो भी वो कर नहीं पाता है।
तो उसका हम लोग को खिलाड़ियों के वर्कआउट में लेके आना चाहिए। जैसे ये ऑफ सीजन है, जनरली अभी क्लब बंद है, लेकिन बारिश या ऑफ सीजन होता है, उस वक्त खंड के कुछ एलिमेंट्स के बारे में अभ्यास करके उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि उसका डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। अदिति जी, आपको अगला सवाल ऐसा है कि बहुत सारे क्लब में सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि सूर्य नमस्कार सिखाया जाता है, योगा सिखाया जाता है, बेसिक जिम्नास्टिक सिखाया जाता है, बहुत सारे भारतीय व्यायाम के अलग अलग प्रकार सिखाया जाता है। तो एक्चुअली आपको कैसे पता चलता है कि यही लड़की या लड़का मलखाम खेल के लिए उचित है, और आप ये हीरे कैसे ढूंढते हैं, और इसके लिए आप क्या नजरिया रखना चाहिए? ऐसे आपकी राय जानना चाहूंगा अदिति जी। वेरी नाइस क्वेश्चन गणेश जी। बट मुझे आपको ये कहने में अच्छा लगेगा कि एक व्यायामशाला की हमारी एक प्रोसेस है, थोड़ा डिटेल में जाएगा, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बिकॉज आई रियली लाइक दिस प्रोसेस। 5 साल के ऊपर के बच्चे को हम व्यायामशाला में एडमिशन देते हैं कैंप के थ्रू। तो वो कैंप में उनके बेसिक टेस्ट्स होते हैं, जिसमें स्प्रिंट होती है, हाई जंप होती है, फ्रंट बेंडिंग होते हैं, ऐसे 3-4 टेस्ट होते हैं, और जिसमें उनको 60% के ऊपर अगर मार्क्स मिलते हैं तो ही उनको व्यायामशाला में रेगुलर एडमिशन मिलता है। बिकॉज हमारे वो कैंप में ही 1000 से ज्यादा बच्चे आते हैं, और इतनी अगर हम लोग सबको एडमिशन देंगे तो हमारे पास टीचर्स कम पड़ेंगे। इसलिए ये छोटी सी प्रोसेस है हमारी, जिसमें बेसिक एबिलिटीज, कुछ भी सिखाया हुआ नहीं, बट अगर बस भागना है उनको, बस जंप मारनी है, जो बेसिकली बच्चे सभी करते हैं, और उसके थ्रू वो एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद 3 महीने के लिए बच्चा जनरल गेम्स में रहता है। तो अगर वो बच्चा जनरल गेम्स में जब रहता है तभी उसको हर एक खेल देखने को मिलता है, करने को मिलता है। वहाँ हमारे व्यायामशाला में जूडो है, एथलेटिक्स है, खो खो है, जिम्नास्टिक्स है, वॉलीबॉल है। तो वो रोज व्यायामशाला में ये सब खेल देखता है, और तभी अगर उसमें से वो 3 महीना उसके पास टाइम होता है टू चूज द स्पोर्ट, एंड जब वो सिलेक्ट करता है कोई भी एक इसमें से खेल, तभी हमें जो हमारे सीनियर्स से हमें सीख मिली है और जो हम फॉलो करते हैं, जो जिससे हमें रिजल्ट भी मिलता है कि इच्छा शक्ति, वो उस प्लेयर की इच्छा शक्ति इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एबिलिटीज एज अ कोच हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसे कोई हीरा वगैरह नहीं बनाना पड़ता, हमें ढूंढना नहीं पड़ता, बट अगर किसी भी बंदे के पास इच्छा है करने की तो हर चीज पॉसिबल है उसके लिए करना। भले वो थोड़ा कम हो एबिलिटी में, पर वो अपने बलबूते पे, अपनी इच्छा की बलबूते पे सब कुछ कर पाएगा। ये हम बिलीव करते हैं, और एज अ कोच इफ यू बिलीव दैट देन इट इज पॉसिबल, आई फील। तो वो जो प्रोसेस है वो मुझे बहुत पसंद है कि वो बच्चा मतलब आने के बाद फिर अरे ये मुझे गेम करना ही नहीं था, बस जबरदस्ती माँ ने डाला, डैड ने डाला, इसलिए मैं आया हूँ, अभी जो कोच बोलेगा मैं जबरदस्ती करूंगा। उससे अच्छा दिस इज द वे वी डू इट, एंड देन वी हैव ग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, उनकी मलखम्ब से बेसिक सिखाना शुरू करते हैं, और उसमें पता चलता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि करने के बाद कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं ये गेम मेरे लिए नहीं है, तो व्यायामशाला में बाकी के भी स्पोर्ट है उनके लिए जहां वो जा सकते हैं। बट दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज हाउ वी सिलेक्ट द किड्स। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि सभी क्लब में ये थोड़ा सा प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस है, जो जिस तरह से आप करते हो, उस तरह से थोड़ा थोड़ा चालू करेंगे तो शायद अच्छे खिलाड़ी मलखाम से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग खेल से जुड़े, और बोलते ना कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन छोड़ के अपने भारत की मिट्टी में आके खेले। इसके लिए भी ये सही तरीका है, और बहुत बहुत अच्छा लगा। इसी के ऊपर मुझे एक थोड़ा सा और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लेकिन ये मैं प्रसाद जी को पूछूंगा कि जैसे अदिति जी ने बोला कि उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जितनी बच्चे की इच्छा शक्ति ज्यादा अच्छी, उतना हम लोग उसके ऊपर भी काम करके उसको आगे लेके जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रसाद जी की खिलाड़ी की इच्छा शक्ति अच्छी होती है, वो उसको मलखाम करना भी बहुत अच्छा पसंद होता है और रोज आता है, मतलब नेशनल खिलाड़ी से भी ज्यादा वो लड़का आके सब चीज करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, या कभी कभी बोलते कि एक हर एक खेल के लिए एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर होना चाहिए, या बॉडी फिटनेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो ऐसा अगर खिलाड़ी अगर आपके साथ क्लब में जुड़ते हैं या आते हैं, तो आप उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं? उनको मलखाम में रखते हैं कि जैसे हमारे सर ने किया कि किसी को जूडो में भेजा, किसी को डाइविंग में भेजा। जैसे तुषार करके एक उदाहरण दूंगा, सबको पता होगा कि तुषार मलखाम में अच्छा खेल रहा था,
नेशनल में भी जीत रहा था, लेकिन उसको सर ने बोला नहीं तू ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होगा डाइविंग में। तो वो बहुत रोया भी था, लेकिन उसको डाइविंग पे कन्वर्ट किया और वो जाके चाइना में जाके इंटरनेशनल खेला। अभी तक वो 9-10 इंटरनेशनल सीनियर नेशनल में कंटिन्यू मेडलिस्ट है, रेलवेज में टीसी करके जॉब कर रहा है। तो ये उदाहरण शायद एक होगा लाखों में, लेकिन ये चीज आप सजेस्ट करते हैं या आप कुछ करते हैं क्या इस बारे में, ताकि बच्चे का स्पोर्ट्स करियर भी उससे साथ जुड़ा हो? प्रसाद जी। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ जिम में ऐसा एक लड़का है कि जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, ताकत है, पर उसका स्ट्रेचिंग और बेंडिंग बहुत कम है कि वो मलखाम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। पर ऐसे लोग कि जिनको मलखाम में इंटरेस्ट है, वो देख के उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उनको हफ्ते में एक बार हम मलखाम सिखाते हैं। और उनमें से कुछ जो टिकते हैं, जो 4-5 साल प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनमें से कुछ कोच करके भी उभर आ सकते हैं कि वो खुद नहीं कर सकते, पर दूसरों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से ले सकते हैं या गाइडेंस को दूसरों को दे सकते हैं। उनकी खुद की बॉडी फिटनेस को औरों से ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। यस, ये भी बहुत अच्छा आपने इसमें मार्गदर्शन किया कि शायद खिलाड़ी शायद आगे ज्यादा नहीं जा, लेकिन एज ए जज करके वो अच्छे से मलखाम को आगे लेके जा सकता है और या अच्छा कोच बन सकता है और खेल आगे बढ़ा सकता है। यस, इज वेरी वेरी नाइस, और अच्छा उदाहरण भी दिया। अदिति जी, आपको मैं एक अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि रोप मलखाम की देखभाल किस तरह करना चाहिए ताकि उसकी उम्र, जैसे रोप मलखाम ज्यादा से ज्यादा हम लोग को लॉन्गर टाइम के लिए यूज करें, लेकिन देखता हूँ कि बहुत जन ठीक से उसको यूज नहीं करते हैं, तो जल्दी फटता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसकी देखभाल कैसी करनी चाहिए? 3-4 क्वेश्चन आपको जोड़ के ही पूछता हूँ। तो उसको कैसे संभालना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए? जैसे बोलते हैं ना कि प्यार दो तो प्यार मिलता है, उसी तरह से अगर हम लोग मलखाम या साधन की तरफ अगर प्यार से बिहेव करें, तो मलखाम भी हम लोग को प्यार से अपनाता है। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, तो वो भी हम लोग को आपके माध्यम से खिलाड़ियों को बताना कि किस तरह से प्यार करना चाहिए। तो बहुत सारे कंपटीशन में मैं कभी कभी देखता हूँ, नॉट ऑल कंपटीशन, कि रोक पड़ा है साइड में, कोई देखता भी नहीं, उठाता भी नहीं। तो ये आज आपके दोनों माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि रिस्पेक्ट रोप मलखाम भी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य जी, आपकी राय क्या है? आपने एक्चुअली जो सवाल पूछा उसी में आपका आंसर भी छुपा हुआ है, जो आपने बोला कि हम सीनियर्स से देखते हैं और चीजें करते हैं। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी कि बाणी गुरुजी जी हमारे व्यायामशाला में आते थे, उनसे देख के हमारे सीनियर्स ने सीखा, और सीनियर्स को देखते देखते हमने भी सीखा कि किस तरीके से अपने एपरेटर्स को ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से अपने एपरेटर्स को एक भगवान के जैसे, मतलब हमारे मन में उनकी भगवान की इक्वल ही जगह है। तो इसलिए अगर देशपांडे सर को अपने सिखाते हुए देखा है, तो हमेशा हर एलिमेंट करने से पहले वो सैल्यूट करना सिखाएंगे। भले वो इंडियन हो या अमेरिकन हो, जो भी बच्चा हो वो अपने तरीके से ही नमस्ते करेगा मलखाम को पैर लगाने से पहले। तो वो एक तरीका हमारे बच्चों तक सबने सीखा हुआ है। लाइक व्यायामशाला में अगर कोई भी लाइक मलखाम के क्लास का बाहर का लड़का अगर आके रोप मलखाम पे लटकने की कोशिश करे, तो छोटी छोटी बच्चियां भी जाके उसको डांटेगी कि अरे रोप मलखाम को हाथ मत लगाओ, ये आपका ऑपरेटर्स नहीं है, रिस्पेक्ट दो। तो जिस तरीके से हम अगर मलखाम का ख्याल रखेंगे तो मलखाम अपना ख्याल रखेगा। ये बड़ों से लेके बच्चों तक ये सीख पहुंच चुकी है। और हम लोग मेनली दशहरा है, रक्षाबंधन है, तभी मलखाम की पूजा करते हैं, रक्षाबंधन के दिन जाके राखी बांधते हैं। तो ये जो हमने सीनियर से सीखा हुआ है वो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं, और आई होप आगे की जनरेशन भी फॉलो करे और इस तरीके से ख्याल रखे अपने एपरेटर्स का। थैंक यू आदित्य जी, बहुत ही अच्छा आपने मार्गदर्शन किया। और एक मुझे आपने भी एक आइडिया दिया कि हम लोग भी दशहरे में पूजा करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के बारे में अभी आपने बताया
कि ये जैसे कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसको जिंदगी भर तू मेरी रक्षा करे और अपने दोनों एक दूसरे का नाता जोड़ लेती है, उसी तरह हमारा भी एक मलखाम के साथ एक नाता है कि भाई मलखाम, मैं तेरे को राखी बांध रहा हूँ और तू मुझे जिंदगी भर मेरा संभाल कर और मैं तेरे पास हूँ। तो ये एक बॉन्डिंग बच्चों के साथ अच्छे से हो जाती है। वेरी वेरी नाइस। थोड़ा सा टचिंग था मेरे लिए ये विषय। प्रसाद, आपको भी इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रोप मलखाम की देखभाल किस तरह करना चाहिए और आप लोग किस तरह से संभालते हैं रोप मलखाम को? बहुत बार देखा रहता है कि खिलाड़ी जब प्रैक्टिस करने में शुरुआत करते हैं तो सभी को लगा रहता है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। पर घर जाते समय रोब निकालना, उसको ठीक तरह से रखना घर जाते समय, उसके लिए कई बार झगड़े हुए, हमारे यहाँ झगड़े होते कि मैं रोब निकाल के रखूंगा। ये आत्मीयता होनी चाहिए कि मैं घर जाते समय जिस साधन पे मैंने प्रैक्टिस की है उसको अच्छी तरह से संभाल के रखूं, वापस आके मुझे ये हर बार करना है। कई रोप फटे हुए होते हैं, उनका भी रीयूज होता है कि उसपे कैचेस या जापा कुछ नहीं हो पाता, पर क्लाइंबिंग जैसी या कुछ माउंट करके कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स उनपे हम कर सकते हैं, उसका भी यूज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी कि यस, रोप थोड़ा सा फट जाता है ना कि आजकल के बच्चे नहीं, फट गया है, अभी हम लोग उसको कैसे यूज करें, फिर वो लोग रख देते हैं और फिर नया रोप मलखाम यूज करते हैं और ऐसे बहुत सारे फटे हुए रोप हमारे कबर्ड में पड़े हुए होते हैं। तो उसको हम लोग यस, छोटे छोटे एलिमेंट्स है, होल्ड पार्ट्स है या ऐसे कुछ स्टडी पार्ट्स के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और यस, कैचेस उसके ऊपर हम लोग नहीं करना चाहिए फटे हुए रोप पे, ताकि इंजरी हो। ये आपने बहुत अच्छा उसमें हम लोग को मार्गदर्शन किया। तो सब लोग को, मलखाम खिलाड़ी और कोचेस को इन दोनों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि रोप मलखाम की केयर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको ठीक से संभालना चाहिए। जैसे कि आज रोप मलखाम आपने यूज कर लिया तो उसको कबर्ड में रखो ताकि वेदर का उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो। आप नए नए महंगे कपड़े लेते हैं तो उसको कैसे ठीक से अच्छे से फोल्ड करके कबर्ड में रखते हैं, अपने अलमारी में रखते हैं, उसी तरह रोप के लिए भी आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो ताकि वो खुले में ना रहे। और अपने खिलाड़ियों को सबको बताऊंगा कि अगर रोप की लाइफ बढ़ती है तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। अगला सवाल मैं अदिति मैडम आपको पूछता हूं कि आज जो रोप मलखाम जिस तरह से कॉम्पिटिशन लेवल में बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रैक्टिस हो रही है, जिस तरह से रिपीटेशंस में प्रैक्टिस हो रही है, ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करना और बार बार ऊपर चढ़ना, तो सबको पता है, सब खिलाड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग ये चैनल सुनने वाले शायद उनको पता नहीं होता है मलखाम के बारे में। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा डिटेल में बात करता हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा पता चले कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि जो पोल मलखाम है उसकी जो हाइट होती है वो 8, 8.5, 9 फुट मतलब 260 to 70 सेंटीमीटर इतनी होती है। तो उससे दुगना रोप मलखाम की हाइट होती है। 5 मीटर तक उसको ऊपर जाना होता है, लड़कियों को डबल हाइट पे जाना होता है, ग्रेविटी होता है। तो अपने हाथों के स्ट्रेंथ, मतलब हैंड्स फिंगर्स के स्ट्रेंथ पे या फीट के स्ट्रेंथ से, लेग्स के फिंगर्स के स्ट्रेंथ से उनको अपना संतुलन रखना पड़ता है। तो मलखाम में जैसे कि जो पोल मलखाम, हैंगिंग मलखाम है, उसमें मेजर मसल्स ज्यादा डेवलप होते हैं। तो रोप मलखाम में किस तरह से हम लोग को डेवलपमेंट और उसके लिए हम लोग मलखाम का यूज होता है, आप क्या बताओगे इसके बारे में? गणेश जी, मेरे को ऐसा लगता है कि शेर बड़ा या बाघ बड़ा, ऐसे क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे सकते। वैसा ही है, पोल मलखाम एंड रोप मलखाम आर एज इक्वली इम्पोर्टेंट। वो बोथ एलिमेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं और हमें मदद करते हैं अलग अलग चीजें सीखने के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है या फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट है। जैसे मैंने जब शुरुआत में हमारे बच्चे रोप मलखाम सीखना शुरुआत करते हैं तब उनके बहुत उंगलियां दुखती है और तभी हमें एहसास होता है कि ये जो ग्रिप है हमारी, जिसके ऊपर हम पूरी बॉडी का वजन उठाते हैं, वो कभी यूज ही नहीं होता अलग किसी चीज में। और स्पेशली मेरे जो पेरेंट्स है वो आके बताते हैं कि अरे रोप मलखाम शुरू करने के बाद हमारे बच्चों की हैंड राइटिंग इंप्रूव हो गई। और तभी मैं सोचती थी कि अरे हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव हुई, तो वो पता चला कि धीरे धीरे कि फिंगर मसल्स उनके डेवलप होते हैं, जो हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं।
तो फिंगर मसल गेट्स डेवलप एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पेन अच्छे से पकड़ सकते हैं और उसकी वजह से वो अच्छे से लिख सकते हैं और वो हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। ये सब चीजें छोटी छोटी हुई, बट जो मोटर स्किल्स में हम बोलते हैं कि एजिलिटी है, बैलेंस है, पावर है, रिएक्शन है, क्विक रिएक्शन ऑफ बॉडी, स्पीड है, ये सब चीजें रोप मलखा में बहुत अच्छे से डेवलप होती है, जो हम 1.5 मिनट में सेट करते हैं। उसमें हमें क्विक रिएक्शन देनी ही पड़ती है, आराम से कुछ कर नहीं सकते। और जो मलखाम आपने बोला 5 फीट की हाइट का होता है, मतलब रोप मलखाम का, सॉरी पोल मलखाम, और मतलब दोनों के, सॉरी कैन वी कट दिस? सो रोप मलखाम और पोल मलखाम में हाइट में जो आपने डिफरेंस बताया कि डबल है, तो इतने ऊंचाई पे जाके कोई भी चीज करना, तो कॉन्फिडेंस लेवल में जो फर्क पड़ता है ना, उसमें डेफिनेटली रोप मलखाम में फर्क होता है। बट मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट पोल मलखाम, रोप मलखाम, तो दोनों से डेफिनेटली हेल्प होती है। भले वो इंसान कभी अच्छा कॉम्पिटिटिव करियर ना बना पाए, बट डेमोन्स्ट्रेशंस में या एज अ कोच, एज अ जज, वो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंट बंदा बन सकता है, ऐसे मुझे लगता है। ऐसे आपको नहीं, ऐसे मुझे भी लगता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आज मेरे भी लड़के, आज बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनके हैंड राइटिंग डेवलप होने के लिए टीचर्स बोलते थे क्रेयॉन यूज करो, कि क्रेयॉन से वो हाथ में पकड़ के दबा दबा के अगर ड्राइंग करे तो उसके हैंड के मसल डेवलप हो जाते हैं और हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। आपने तो डायरेक्ट मलखाम से उसका रिलेशन जोड़ दिया है। तो मैं मेरे सच्ची में बोल रहा हूँ मैडम कि सभी मेरे मलखाम खिलाड़ियों की हैंड राइटिंग अच्छी है, और सभी ऑल ओवर इंडिया के मलखाम खिलाड़ी की हैंड राइटिंग अच्छी होगी जो आज रोप मलखाम कर रहे हैं। ये इसमें मुझे किसी मलखाम के साथ कंपेयर नहीं करना है। रोप मलखाम के बारे में हम लोग सेशन कर रहे थे, रोप मलखाम के बेनिफिट के बारे में मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया था। इसमें हम लोग माइनर मसल ज्यादा डेवलप होते हैं पोल मलखाम के कंपेयर से, ऐसा मेरा मानना है और मेरी स्टडी बोल रही है कि, और आपने बताया भी कि माइनर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, और सबसे बेस्ट है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रोप मलखाम है। किधर भी बैग में भरा और लेके गए भर के, और जाके किधर भी टांग दिया पेड़ को या किसी भी खंबे को, और हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन चालू कर दिया। तो ये पोल मलखाम, हैंगिंग मलखाम के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन और हेवी की वजह से। दैट इज वेरी वेरी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सिखाना भी और करना भी। तो अगला क्वेश्चन में प्रसाद जी आपको पूछूंगा कि स्टेट नेशनल खिलाड़ी ने दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करना जरूरी है आपके नजरिए से? वैसे देखा जाए तो स्टेट और नेशनल खिलाड़ी उनको कम से कम दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस जरूरी है। पर आजकल देखा जाए तो सभी खिलाड़ियों का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, दिन भर स्कूल, प्राइवेट क्लासेस, उसके बाद उतना टाइम वो स्पेंड कर पाते, कुछ लोग स्पेंड नहीं कर पाते। पर हमारे कंपटीशन के दौर में अगर उनको अपना परफॉर्मेंस कायम रखना है तो उनको हर रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। सही बात है। आप सिर्फ बताइए कितना घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए, बाकी क्या करना है, और बाकी अपने खिलाड़ी बहुत होशियार है वो कर लेंगे। अगर आप बोलते हैं कि 4 घंटा, तो 4 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो क्लासेस भी सब छोड़ देंगे। और स्कूल में तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, 8-8 घंटा बैठते। अभी तो क्या है, घर में बैठ के ही सब पढ़ना है मोबाइल में। अभी तो बहुत आसान हो गया। जब भी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, शायद 5-6 घंटा भी बच्चे लोग हम लोग को मिलेंगे तो शायद उनसे परफॉर्मेंस निकाले। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछना इतना जरूरी था कि कितना घंटा प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि आज उतनी मेंटल प्रिपरेशन स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के खिलाड़ी और उसके पेरेंट्स अपने इस माध्यम से करें कि 3 घंटा तो मिनिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। उसमें उनका वार्म अप से लेके एक्सरसाइज से लेके मलखाम की प्रैक्टिस, उसके बाद के स्ट्रेचेस, कूल डाउन, रिलैक्सेशन, लास्ट का टॉक, ये सब इंक्लूड होता है। तो ऐसे नहीं कि 3 घंटा, मतलब आपको भी मालूम है, सबको पता है कि 3 घंटा मलखाम नहीं होता है। पर यस, क्लब में आपको 3 घंटा स्पेंड निकाल के आना है, ताकि आप अच्छे से मलखाम के फ्यूचर में और आगे जाके भी अच्छे सक्सेसफुल खिलाड़ी बनने के लिए आपको उसका हेल्प होगा। अदिति मैडम, आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये सभी कोचेस को इस क्वेश्चन आता है कि खिलाड़ी का बहुत डिफिकल्ट एलिमेंट अगर मुझे बिठाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मैं मेरी तैयारी करता हूँ, खिलाड़ी भी तैयारी करता है, और वो लड़का या लड़की फिजिकली भी बहुत अच्छा होता है कि उसको वो एलिमेंट आसानी से आ सकता है।
तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक क्रॉस बजरंग करने वाली लड़की या लड़का, उसका अगर मैं निद्रासन बजरंग का एलिमेंट अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो डर के मारे वो लड़का या लड़की कर नहीं पा रही है, वो डर रहा है या वो डर रही है, तो उसका वो आत्मविश्वास है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? उसको डांटते हैं, उसको चिल्लाते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको घर में बिठाते हैं, या उसको और अपनी कुछ अलग टेक्निक से, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है ये लड़का करेगा या लड़की करेगी, तो उसको किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस में आके उस एलिमेंट को, उसको लाइफ लॉन्ग उसके डिक्शनरी में उस एलिमेंट का नाम हम लोग लिखे। अदिति जी, आपको सवाल अच्छा लगा तो? डेफिनेटली गणेश जी, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज हर एक कोच इस बात से गुजरता है। और सबसे पहले तो मेरी जो बात मैं कहना चाहूंगी वो है कि म्यान में दो तलवारें कभी साथ में नहीं रह सकती, या तो डरना है या जीतना है। तो ये जो कोच की मेंटालिटी है, हम लोग जो बोलते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करनी चाहिए प्लेयर्स को, या उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए, या कोचेस को उसको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, पहले तो मुझे लगता है कोच को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बिकॉज बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपका फियर हो, आपकी इनसिक्योरिटी हो, या आपका पॉलिटिक्स हो, वो सुनते हैं सब कुछ, वो देखते हैं सब कुछ। आप अगर किसी दूसरे प्लेयर के बारे में आप अगर नेगेटिव सोचे तो बच्चे भी सोचने लगते हैं कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा हो या ना हो, दूसरे का परफॉर्मेंस खराब हो। ये मेंटालिटी जो हमें चेंज करनी चाहिए एज ए कोच पहले, एंड देन यू हैव टू पुट इट इन द प्लेयर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसे लगता है, बिकॉज डर जो है वो यहाँ होता है, तो इसको ट्रेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट तो ऑफ कोर्स इजी एलिमेंट करना सबके लिए ही आसान है, बिकॉज पता है कि ओके चलो चलना सबके लिए इजी है, बट कहीं से कूदना इज मोर डिफिकल्ट। बट ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल और किसी ने कभी किया नहीं है। तो वो मेंटल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विजुअलाइजेशन करना, अगर एक दिन मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि मेरी एक जो झाप थी मेरे सेट में थी शहनाज सुंदरी, वो मुझे, मैं बहुत साल से कर रही थी, और सडनली अबाउट 16 में जाने के बाद एक साल एक कंपटीशन के टाइम पे मुझे वो नहीं आने लगी, और मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल होने लगा वो, कि अरे ये तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, अंडर 12 से करती आ रही हूँ, तो कैसे, मतलब सडनली ऐसे क्यों हुआ? तो मेरे कोच ने तभी जो बताया था, जो मैं अभी भी मेरे बच्चों के साथ करती हूँ, विजुअलाइजेशन। क्योंकि डांट के, चिल्ला के, मार के कुछ होता नहीं है, उससे जब तक वो मेंटली बच्चा ट्रेन ना हो तब तक कुछ होता नहीं है। तो उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको मेंटली ट्रेन करना, विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एनी काइंड ऑफ एलिमेंट। और फिर क्रैश मैट रखनी है नीचे, थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस, ये सब कॉन्फिडेंस की बातें है, सब मेंटल ट्रेनिंग की बातें है। एक के बदले दो टीचर्स खड़े रहे, उससे बात करे, प्यार से बात करे। कभी ऐसे लगा कि थोड़ा डर दिखाना जरूरी है तो डर भी दिखाए। तो अल्टीमेटली हमें खाना अच्छा बनकर चाहिए, तो उसके लिए आपको उसको किस तरीके से माइक्रोवेव में गर्म करना है या गैस पे गर्म करना है, या उसको अच्छे से मिक्स करना है प्यार से, ये सब आपके हाथ में है। बट यू कैन यूज एवरीथिंग, बट मेंटल ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू अदिति जी, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके बताया। यस, आपको लड़के को या लड़की को जो भी एलिमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट करके उसके बॉडी से जो निकालना है, हम लोग को जो भी एग्जीक्यूट करना है उससे बॉडी से, लेकिन अगर हम लोग को किसी भी शरीर से कुछ एग्जीक्यूशन करवाना है तो माइंड, यस, जैसे अदिति मैडम ने बताया कि माइंड को डेवलप करना या माइंड को एग्जीक्यूट करना, उसको प्रिपरेशन करना। शायद उसको विजुअलाइजेशन के लिए आप वीडियोस दिखा सकते हैं, स्लो मोशन में वीडियोस दिखा सकते हैं, या उसको जो करते वक्त उसका जो शूटिंग हम लोग करके, सबके पास मोबाइल है, मुझे पता है, स्मार्टफोन एवरीवन है, तो उसको अगर करके उसको अगर उसकी गलतियां बार बार दिखाया कि वो यहाँ पे गलती है तो यहाँ पे संभालो, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका फर्स्ट दो तीन अटेम्प्ट होता है, धीरे धीरे उसकी गलतियां, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है और गलतियां कम हो जाती है, और प्यार से ही बोलते हैं हर चीज जीतते हैं तो लॉन्ग टर्म रहती है। और उसके बारे में और कुछ अदिति मैडम को कुछ बोलना है? हाँ गणेश जी, मुझे ये बताना है कि जो मेरी कोच अदिति शेट्टी ने जब मेरे को तभी बताया था, बिकॉज तभी मैं बहुत स्ट्रेस में थी पहले ही, क्योंकि कंपटीशन नजदीक आ रही थी और मेरा फॉल हो रहा था, और अगर वो टाइम पे हम ज्यादा डांटे तो बच्चे और नेगेटिव में जा सकते हैं। तो आपको बच्चों की मेंटालिटी बहुत समझना जरूरी है। अभी तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आने लगे हैं अपने फील्ड में भी, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। एक कोच ही था जो
जो कोचिंग भी करता था, एक्सरसाइज भी देता था, डाइट भी देता था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सब कुछ करता था। तो उस बंदे के साथ बॉन्डिंग होना, जैसे हमने बोला हमारी एपरेटस के साथ अपनी बॉन्डिंग होनी चाहिए, वैसे ही कोच की एक स्टूडेंट के साथ बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। उनके साथ प्यार से बात करना, उनको डांटना, कब डांटना है, कब प्यार से बात करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। बराबर अदिति मैडम, जैसे आपका वापिस में एक सेंटेंस रिपीट करता हूँ कि बच्चों को पता चल रहा है कि आज कोच डर रहा है, कोच की भी मेंटेलिटी आज बच्चे संभालते हैं, क्योंकि आज एक वक्त के बाद कोच और स्टूडेंट का जो रिलेशन है उससे ज्यादा हो जाता है। माता पिता के हिसाब से वो लोग उनको देखते हैं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा भी अपने मम्मी पापा के मन की बात सुन लेते हैं, जो अपने मन का है उनसे मांग लेते हैं, और मम्मी पापा बोलते हैं इसको कैसे समझता है, क्योंकि वो भाप लेता है कि मम्मी पापा के माइंड में क्या है। उसी तरह है से खिलाड़ी भी अपने कोच के मन का भाप लेते हैं, और उसको पता है कि आज कोच का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वो भी कॉन्फिडेंटली करता है। अगर कोच डर रहा है तो वो भी डरता है। इसी को मैं पकड़ के प्रसाद जी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस टाइम में जिस तरह से डिफिकल्ट एलिमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइम में खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए एज अ कोच, कि आज खिलाड़ी का रिस्क फैक्टर रोप मलखम्ब में बहुत हाइट पे जाता है, एक ही एंकल पे या एक ही नॉट पे उसको कैच करना होता है, तो उस टाइम में आप किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं? ये तो हमें सबको पता है कि सेफ्टी के लिए हम तो सभी क्रेसमेट तो यूज करते हैं, पर उसके लिए थोड़ा खिलाड़ी का थोड़ा मनोधैर्य बढ़ाने के लिए हम और उन दो साथी लेके उसको हेल्प करने के लिए ले सकते हैं, तो उसको थोड़ा उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। पहले तो जो रिस्की एलिमेंट होते हैं उसका प्रिपरेशन करते समय उसको पहले नीचे फ्लोर पे उसका कुछ वर्कआउट होगा तो उसपे उसको वर्क करके फिर बाद में उसको रोप या मलखाम पे निचली हाइट में फिर थोड़ा ऊपर फिर थोड़ा ऊपर ऐसा करके उसको सिखा दे। इसकी वजह से उसको करने में भी आसानी होती है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। सही बात है। मतलब प्रसाद जी का तो बहुत क्लियर क्वेश्चन था, आंसर था, सॉरी, कि पहले उसको बेसिक में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, उसको बॉडी लैंग्वेज समझाओ। क्रैशमेट शायद सबके पास नहीं हो तो यस 2 या 3 अपने सीनियर स्टूडेंट्स या सीनियर अपने कोचेस को हेल्प लेके थोड़ा उसको उन लोग को नीचे खड़ा करके खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब तक उसका ठीक से बेसिक मूवमेंट नहीं होता है तब तक उसको अच्छे हाइट पे वो एलिमेंट ना कराए, ये भी इसमें हम लोग को क्लियर हो जाता है। तो जाके उस बच्चे को अगर गिरे भी तो इंजुरी का जो आघात है या इंजुरी का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा बड़ी ना हो, तो इस तरह से हम लोग को संभालना है, क्योंकि ये हमारे ही बच्चे हैं। तो एलिमेंट के पीछे ज्यादा भागो मत, ये भी मैं इस आपके माध्यम से बताऊंगा। और अगर कर रहा है तो उसको अच्छे से टेक्निक से संभाल के कीजिए, क्योंकि एक बार वो एलिमेंट बच्चे ने कर लिया तो लाइफ लॉन्ग वो 10-15 साल वो एलिमेंट करता है। लेकिन फर्स्ट अगर उसने गलती कर लिया, हम लोग से कुछ भूल चुक हो गई, तो वापिस वो एलिमेंट तो छोड़ो, वो मलखाम भी बहुत डिफिकल्ट बहुत मुश्किल से कर पाएगा। तो बहुत संभालना है, हम लोग कोच है, और यही आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। अदिति मैडम, आपको और एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, मैं आपको सब ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि आप बहुत होशियार हो प्रसाद सर के साथ ही। पेरेंट्स आजकल के बहुत स्मार्ट है, सबको पता है और होना भी चाहिए। तो आजकल पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बच्चे लोग में ज्यादा हो रहा है क्या? क्योंकि पहले मलखाम खिलाड़ियों के पेरेंट्स इतना इन्वॉल्व होते नहीं थे, तो उन लोगों को पता भी नहीं था कि वो मलखाम करता है, मलखाम क्या होता है। लेकिन ये सभी पेरेंट लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पेरेंट लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आज पेरेंट लोग का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उस चीज को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, ये आपके माध्यम से मुझे सभी पेरेंट्स और कोचेस को मार्गदर्शन करना है। गणेश जी, इसका जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा, बिकॉज जब मैं मलखम्ब करती थी तब मेरे पापा व्यायामशाला में ही रहते थे, उदय देशपांडे जी। बट मुझे ऐसे हुआ कि अरे अदिति के डैड इधर है, कभी मैंने इसको सजा दी तो वो आके मुझे डांटेंगे क्या, क्योंकि वो उनके कोच हुआ करते थे। पर उन्होंने मतलब मैं भी आज तक पापा को सर बोल के ही बुलाती हूँ। वो एक जो रिलेशन हमारा रहा वो देख
देखते हुए अभी भी आगे, और हमारे सभी पेरेंट्स कब इंटरफियर करते हैं, जब उनको लगता है कि मेरे बच्चे के साथ पार्शियलिटी हो रही है या मेरे बच्चे पे कम ध्यान जा रहा है। बट व्यायामशाला में लकीली हम सभी जो टीचर्स है वो विदाउट टेकिंग फीस सिखाते हैं, मतलब एज ए टीचर हम लोग को फीस नहीं मिलती। तो इनफैक्ट व्यायामशाला में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आता जो आपने बोला है, क्योंकि ऐसा होता है कि उनको सबको पता है कि अपना काम करके, अपने क्लासेस करके, अपना जॉब करके ये कोच मेरे बच्चे के लिए आ रहे हैं। तो इनफैक्ट हमारे इधर उल्टा होता है, अगर बच्चा पेरेंट्स का नहीं सुन रहा है तो वो आके पेरेंट्स हमें बताते हैं कि प्लीज इससे ये करवाओ ना आप, कि उससे थोड़ा पढ़ाई कराओ, या फिर ये नहीं खा रहा है तो ये खाने को बोलो। बट ये बात मेरे जो मैं मेरे एरियल सिल्क के क्लासेस है वहां होती है, जहां मैं पैसे लेके सिखाती हूँ, वहां पे वो बात मुझे जरूर, मतलब ये फर्क मैं बताना चाहती हूँ कि व्यायामशाला में वो कल्चर है हमारे ऐसा कि नहीं होगा, पेरेंट्स इंटरफियर नहीं करेगा। एक तो उन्होंने देखी हुई है बच्चों की बॉन्डिंग, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिशन हम लोग पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते आने के लिए, कहीं पे भी कॉम्पिटिशन हो। पेरेंट्स कभी कभी आके पूछ लेते हैं कि अरे, मतलब वो बोलेंगे भी नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे कि एसी ट्रेन से जा सकते हैं क्या हमारे बच्चे। आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे ट्रेन से भेजे अपने बच्चों को, पर हम बोलते कि नहीं, वो ऐसे ही जाएंगे, आने के बाद हम बात करेंगे। एंड देन इतने साल में अभी उनको अभी एक्सपीरियंस आ गया कि वो आने के बाद हमें बताते नहीं आपका बात सही थी। वो स्टूडेंट्स के बीच में का बॉन्डिंग, एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग इतना हो जाता है ना कि पेरेंट्स ने अभी इंटरफियर करना छोड़ दिया है। बट दैट इज इम्पोर्टेंट, द बॉन्डिंग इज इम्पोर्टेंट, देन द पेरेंट्स विल नेवर कम इनटू द पिक्चर। दैट्स ट्रू। और आपने बहुत ही बातों बातों में बता दिया कि आज पेरेंट लोग बहुत कोचेस पे डिपेंड होते हैं। दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, रात को सोता नहीं है, पबजी खेलते बैठता है रात रात तक, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। और उसमें बच्चा और कोचेस के बीच में ये सब कंप्लेंट आके ना, कभी कभी ऐसा मेरा मानना है कि आज उसमें थोड़ी सी दरार आती है। हम लोग को हमारा काम नहीं है एक्चुअली, लेकिन पेरेंट लोग हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं और बोलते हैं ना कि सब अपने नाम से सब उन लोगों को खिला पिला लेते हैं। तो कहाँ पे आज पेरेंट्स ने आज ये खुद की जिम्मेदारी खुद पे लेके बच्चे को अच्छे से मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि कि ये बोलते हैं ना, मेरे लैंग्वेज में एक ट्रायंगल है, पेरेंट्स, कोच एंड स्टूडेंट्स। अगर ये ट्रायंगल ठीक से हो और वो जितना बड़ा हो, हर एक ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने डाइट, और इसके बारे में भी इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा जिक्र किया था। इसके पहले हम लोगों ने मलखाम कट्टा में अमृता मैडम और अपूर्वा मैडम को लेकर डाइट और साइकोलॉजी के ऊपर भी एक लेक्चर रखा था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज मलखाम के लिए सही है, आज वो मलखाम कट्टा ये चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेके आने की कोशिश कर रहा है। पेरेंट्स और कोच और स्टूडेंट्स, इन तीनों ने जो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल लिया, तो बच्चे का ग्रोथ ज्यादा ऊपर जाएगा, जो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदिति मैडम, इसके बारे में और कुछ आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। नहीं गणेश जी, मैं वही बोलना चाहती हूँ कि बिकॉज मेरे फादर व्यायामशाला में होते हुए भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, उसकी वजह से मेरी आज जो डेवलपमेंट हुई है वो मैं देख सकती हूँ। और इसीलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं हमारा शो, कि कोच का काम कोच को करने दीजिए, आपका जो काम है वो आप कीजिए। अगर हर एक, जो आप जैसे आपने बोला, हर एक ने अगर अपना अपना काम किया, बच्चों ने अपना काम किया, पेरेंट्स ने अपना काम किया और कोच ने अपना काम किया, तो ये रिलेशन किसी का भी खराब नहीं होगा, और इट विल ऑलवेज हेल्प एवरीबडी टू डेवलप। सही बात है अदिति जी। और आपने जिस तरह से बोला कि आपके पापा वहाँ पे हेड सीनियर है, और आप उनकी लड़की होके भी आज आपके कोचेस ने आपको अच्छे से सिखाया है, वहां पे किधर भी आप सर ने इंटरफेरेंस नहीं किया। और जैसे आपने ये भी बोला कि आज पेरेंट लोग बोलते हैं ऐसे से जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। मैं देशपांडे सर के साथ 5 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ नॉर्थ में। हम लोग जनरल डब्बे से गए, हम लोग विदाउट रिजर्वेशन गए, लेकिन सर ने सब चीज हम लोग कर सकते थे, लेकिन सर बोले नहीं ऐसे ही जाना है, और हम लोग ने रिजल्ट भी लेके आए। तो और मेरा ये क्वेश्चन का गलत मतलब ना निकले, इसलिए मैं वापस क्लियर करता हूँ। इंटरफेरेंस का मतलब ऐसे नहीं कि कोचेस को सवाल नहीं पूछना चाहिए। अगर कुछ चीज आपको नहीं समझ रही है कि मुझे लड़के को कितना कैलोरीज खिलाना चाहिए या क्या डाइट देना चाहिए, मैं कहाँ पे जाऊँ, किसको पूछूं, या कभी कभी एक्सरसाइज के बाद बच्चे लोग को कभी कभी कुछ इंजरी आती है या कुछ और स्ट्रेस हो जाता है, तो वो छुपाते, पेरेंट्स बताते ही नहीं है कि कोचेस को, ताकि कोचेस को पता चले कि नहीं मेरे एक एक्सरसाइज में शायद यहाँ पे हुआ रहेगा, तो ये नेक्स्ट टाइम वो उसको अच्छे से संभालता है। और उसको तो ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन
ये करो और ये मत करो, ये क्यों हो रहा है, ऐसे काउंटर क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि कि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से जाए। यही इस क्वेश्चन पूछने का मेरा नजरिया था और यही एक्सप्लेन करना था मुझे। थैंक यू अदिति जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया क्वेश्चन के बारे में। प्रसाद जी, मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और लड़कों को सिखाते हैं, जूनियर केजी सीनियर केजी से बच्चे लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग उसको अच्छे से ट्रेन करते हैं, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक वो अच्छा बच्चा खेलता भी है, लेकिन 10 स्टैंडर्ड के बाद वो बच्चे लोग थोड़ा सा शायद बिकॉज ऑफ स्टडीज, बिकॉज ऑफ और कोई रीजन के वजह से वो धीरे धीरे मलखाम की तरफ कम आता है और धीरे धीरे वो मलखाम खेल छोड़ ही देता है। ऐसे बोलने में मुझे कुछ गलत भी नहीं है। तो ऐसे वक्त आप किस तरह से संभालते हैं, क्योंकि हम लोग का उसके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम, जैसे अदिति मैडम ने बोला भी, हम लोग तो पैसे नहीं लेते, हम लोग तो फ्री सिखाते हैं, तो हम लोग को उतना स्ट्रेस, लेकिन वो फ्री सिखाते हैं तो उसका मतलब है हम लोग ने उसके पीछे बहुत सारे मेहनत की है, और हम लोग का रिटर्न्स क्या है, हम लोग को क्या चाहिए रिटर्न में, तो पैसा नहीं की वो लड़का मलखाम के लिए ही आगे जाके कुछ उसके एफर्ट्स डाले और मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए कुछ उसका भी योगदान दे। ये एज अ गिव एंड टेक होता है, जैसे हम लोग गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं कि आज मैंने मेरे कोच से सीखा, मैं मेरे स्टूडेंट्स को हैंड ओवर करूंगा। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे प्रसाद सर, आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं? अच्छा सवाल है गणेश जी। अगर देखा जाए तो हमारे एरिया में एजुकेशन का इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे इधर ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है कि आफ्टर 10th और 12th लड़का या लड़की एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनका मलखाम के फील्ड से नाता टूट जाता है, वो मलखाम से बाहर जाते हैं। तो उनको हमें कहना पड़ता है कि आप अगर पुणे में हो, मुंबई में हो, तो उधर अगर उनके पास कोई सेंटर हो तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो हमें उनसे कहना पड़ता है कि आप हर रोज वर्कआउट और एक्सरसाइज डेली करो, और आपको छुट्टी हो सैटरडे संडे, जब भी आपको समय मिले तभी आप ग्राउंड पे आके थोड़ी सी प्रैक्टिस की, तो भी अगर आप नेशनल प्लेयर हो, स्टेट प्लेयर हो, तो उसमें भी चल सकता है कि अगर आपने 4-5 साल प्रैक्टिस की है तो आपका स्टडी संभाल के सैटरडे संडे आके प्रैक्टिस मलखाम की और बचे हुए 6 दिन में एक्सरसाइज वर्कआउट करके अपना फिटनेस है वैसा रखने की कोशिश की, तो उसका भी फायदा हो सकता है और उसकी तरह से हम खेल सकते हैं। सही बात है। और जिस तरह से मलखाम खेल बढ़ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आज मलखाम में भी हम लोग अच्छे से करियर बना सकते हैं। मैंने लास्ट एक लाइव सेशन लिया था, डॉक्टर रमेश इंदुलिया सर जो MFI के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत सारे चीजें बताई कि आज खेलो इंडिया में है, आज बहुत सारे भारत सरकार स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को, अच्छे से उसमें नेशनल खेलने के बाद ठीक से उसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी आएगी। तो मेरा मानना है कि आज मलखाम में बच्चे लोग टिके रहना चाहिए। यस, जहाँ पे आज बोर्ड एग्जाम की बात है, वहाँ पे अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस और आपने प्रैक्टिस किया है तो थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस आप कम बैक कर सकते हैं, थोड़ा फिटनेस के ऊपर फोकस करो, लेकिन मलखाम छोड़ना ये सही उचित डिसीजन नहीं है। तो आप अपने कोच और मलखाम की तरह आदर और रिस्पेक्ट रख के लाइफ लॉन्ग मलखाम से जुड़े रहे, यही हमारी सबकी इच्छा है, ताकि हमारा मलखाम परिवार ज्यादा से ज्यादा बड़ा और अच्छे से बढ़े। और दोनों अतिथि को मैं एक बार थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यस, आपके शायद क्लब में वो अलग अलग प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हम लोग आज पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, तो आज उनको भी प्रॉब्लम हो सकते, तो जिनको शायद ये प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरह से टैकल करें, इसके बारे में भी अगर आप संबोधित करें तो शायद आपके अनुभव और आपका नजरिया तो के साथ लोगों को आज अच्छा मार्गदर्शन भी मिले। अदिति मैडम, वापिस आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा बोले ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि गर्ल्स आज जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं या जिम सूट बोलते हैं, जो कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंट्रोडक्शन लड़की लोगों को कभी होना चाहिए कि प्रैक्टिस टाइम में ही वो पहन के प्रैक्टिस होना चाहिए, या कंपटीशन के वक्त 1-2 दिन पहले दे दिया तो काम हो गया? आपका क्या इसके बारे में सुझाव है या क्या मार्गदर्शन करोगे? गणेश जी, आप भी और प्रसाद जी भी मेरे ये बात से अग्री करोगे कि लड़कियां बहुत एडजस्टिंग होती है, वो फटाक से अडाप्ट कर लेती है। उनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आते हैं, टीन एज में अलग होता है, बड़े होते होते उनके अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकली मेंटली।
तो अडेप्टेशन उनके पार्ट एंड पार्सल होता है लाइफ का। तो अगर आप उनको जिम सूट का इंट्रोडक्शन कराओगे तो वो जल्दी से अडेप्ट कर लेंगे, इतना उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगेन आई वुड कम टू द मेंटल प्रेपरेशन। जो आजू बाजू के लोग हैं उनका मेंटल प्रिपरेशन, जो कोच है उनका, और ऑफ कोर्स वो लड़की का, वो सभी का मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, यही उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि दिस इज पार्ट ऑफ दिस स्पोर्ट, ये कोई अलग किस्म की चीज नहीं है। जैसे कि स्विमिंग करने जाओगे तो आप साड़ी पहन के या सलवार कमीज पहन के नहीं कर सकते, यू हैव टू वेयर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम। वैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव मलखंब करना चाहते हो तो आपका ये यूनिफॉर्म है। ये बहुत ही, जितना हम उसको नॉर्मल करें हा हु ना करते हुए, उतना वो एक्सेप्टेंस के लिए और उनके खुद के परफॉर्मेंस के लिए इजी हो जाएगा। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में रहते हुए कभी कभी हमें ये चीज बहुत इजी हो लगती है कि अरे एक्सेप्ट कर लो ना, उसमें क्या है। पर मुंबई में भी हमें बहुत जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन को जब गए थे तभी आंटियों ने आके ये बोला है आप यही कपड़े पहन के क्यों करते हो तो हमें भी लाइक वी हैव गॉन थ्रू दिस कि कभी कभी ऐसे लगता है कि गांव के लड़कियों को ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मुंबई के लड़कियों के लिए तो इजी है। बट ऐसा नहीं है, लाइक यहाँ की लोगों की भी मेंटालिटी, हमें नहीं कुछ लगता बट आजू बाजू के लोगों को जो लगता है ना, वो हमें अपनी आर्ट के बलबूते पे दिखा देना है उनको कि नहीं, ये हमारी आर्ट है और ये इसी तरीके से परफॉर्म होती है, तो आपको वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने अलीबाग में भी लड़कियों को सिखाया है, हम लोग सब जाते थे एवरी मंथ, स्पेशली श्रेयस सर, स्वप्निल खेसे, हितेश, वो उन्होंने एवरी मंथ जाके वहां पे सिखाया है। और तभी उन्होंने लाइक चेंजेस देखे हैं कि एक महीने के अंदर वो लड़की जो शॉर्ट्स पहनने के लिए भी रेडी नहीं थी, वो कैसे जिम सूट पहन के कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करने लगी है। सो दे कैन अडेप्ट वेरी फास्ट, यू जस्ट हैव टू मेंटली प्रिपेयर देम एंड द लोकेलिटी अराउंड देम। दैट्स ट्रू। अदिति मैडम, आपने बहुत आसान भाषा में समझाया। मुझे लगा कि शायद ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन के लिए, लेकिन यू एक्सप्लेन वेल कि यस कि आज जैसे महिला को हर एक चीज अपने एज के हिसाब से वो बदलती जाती है और सब वो इजीली कैप्चर करती है, अच्छे से ग्रास्प करती है, सीखती है। उसी तरह से ये चीज उनके लिए बड़ी नहीं होती, लेकिन ये सराउंडिंग वालों जो अपना है देखने वाला जो है, इनका नजरिया अलग होना चाहिए। स्विमिंग का एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से दिया। मैं भी कभी कभी मलखम सिखाते वक्त बोलते नहीं बच्चे लोग टी शर्ट निकाल के नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो मैं वहां पे बोलता फिर स्विमिंग करते हो आप कपड़े पहन के कूदोगे क्या? वो रिस्क फैक्टर है। अगर कपड़े पहन के स्विमिंग करना मतलब उसका वजन बढ़ जाता है, वैसे ही उसको स्विमिंग नहीं आती है और फिर उसको स्विमिंग कर ही नहीं पाएगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। मलखम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट्यूम का। तो क्योंकि आज जितने आपके बदन से चिपके हुए लाइक्रा मटेरियल के कपड़े हो तो आपको करने में बहुत आसान हो, आपका स्पीड अच्छा होगा और आपको एलिमेंट करते हुए कहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एक स्मूथ सेट निकलेगा। इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मलखम खेल के जो रूल्स है या कंपटीशन हम लोग ने जिम्नास्टिक्स से उठाया, बाद में हम लोग ने अलग अलग अपना डेवलप करते हुए हम लोग ने रूल्स बदले, लेकिन जिम्नास्टिक के तो हर एक क्लब में प्रैक्टिस ही जिम सूट में या कॉस्ट्यूम में होती है। आदित्य मैडम आपको दोनों को पता होगा, उनका इंडोर क्लब होता है या तो ये होता है, लेकिन आप दोनों के माध्यम से मैं वही बताना चाहूंगा कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये अपना खेल है और उसको इसी तरह से खेला जाता है। थोड़े ऑप्शंस रूल्स में दिए हैं कि अगर कॉस्ट्यूम्स नहीं है तो हम लोग टाइट्स और राउंड नेक का टी शर्ट पहन के भी कंपटीशन खेल सकते हैं, उसको कुछ डिडक्शन नहीं है। लेकिन यस, जितना कॉस्ट्यूम पहन के आप सेट करेंगे आपका परफॉर्मेंस पक्का ज्यादा अच्छा होगा, ये मेरा खुद का अनुभव है। धन्यवाद अदिति मैडम। दोनों को भी अभी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी कोचेस के मन का क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आज रोप मलखम का जो सेट या जो संच बिठाना है, ये एक आर्ट है, कला है कि उसको अच्छे से डिजाइन करना पड़ता है, कोरियोग्राफी तरह बिठाना पड़ता है। तो आप उसमें कौन सी चीज देखते हैं, किस तरह से सेट बिठाना चाहिए, कौन से चीजों पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आप दोनों का अनुभव और आप किस तरह से हमारे सब कोचेस को मार्गदर्शन करें, इसके बारे में मैं आदित्य मैडम आपको ही पहले, दोनों को क्वेश्चन है, पहले आदित्य मैडम आप आंसर दीजिए, बाद में प्रसाद जी आंसर दीजिए। गणेश जी, हमारी जो तांत्रिक समिति है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमारे कोड ऑफ पॉइंट में। पहले ऐसे नहीं था, कुछ भी बॉक्स मिल जाते थे,
बट अभी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसलिए सेट बिठाना थोड़ा इजी हो गया है। लेकिन जो मेरे कोच ने मुझे हमेशा बताया है कि हम कभी भी सोने का नेकलेस, हीरो की कुड़ी या जो बाली बोलते हैं, और मोती के कंगन ऐसे पहन के तो कभी कोई लड़की बाहर नहीं जाएगी। तो जो सेट होता है ना, वो वैसे ही होना चाहिए जो पूरा सब कुछ लाइक सेट दिखे। अलग अलग चीजें कहीं से भी आप मिलके जस्ट डाल दोगे तो वो कभी अच्छा नहीं दिखेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अ सेट टू लुक लाइक अ सेट, कि एक अगर कॉम्बिनेशन से आप दूसरे कॉम्बिनेशन में जा रहे हो तो उसमें आपको कैसे होना चाहिए वो, कि एक्स्ट्रा टचेस कम होने चाहिए। आपको रेस्ट भी उस सेट में मिलना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि 1.5 मिनट का आपको करना है तो बस भागते ही रहो। वो रेस्ट है जिसमें शवासन जैसी पोजीशन है, जो रेस्ट है, पद्मासन जैसी पोजीशन है। मैंने बहुत जन को देखा है, अभी बैक बेंडिंग का एक ही रिक्वायरमेंट है तो कोई इजी बैक बेंडिंग कर लो, वृश्चिकासन वगैरह टफ है तो मत करो। बट आप जब शवासन करते हो तो आपको रेस्ट मिलता है वो सेट के पहले बीच में थोड़ा सा। पद्मासन करते हो, पश्चिमोत्तानासन करते हो, तो ये सब एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है टू आपका टेम्पो जो है सेट का वो अच्छे से होने के लिए। तो वो सब चीजों का थोड़ा ध्यान हम रखते हैं। और ऑल्सो लाइक रिकेप अगर राइट से कर रहे हो तो आप बजरंग लेफ्ट से करो, या शादी उड़ी तो उसमें आप टर्निंग ट्विस्टिंग थोड़ा अच्छा थोड़ा क्रिएटिव लगे। तो दैट इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक। सही बात है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो सबको समझे कि आज बजरंग के कैचेस आज मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं या रिकेप के कैचेस ज्यादा चल रहे हैं, तो सब रिकेप के कैचेस डाल दिया या सब बजरंग के कैचेस डाल दिया, या सिर्फ कैचेस ही कर रहे हैं, बेंडिंग या फ्लेक्सिबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। जैसे आपने बताया कि अगर मैंने किसी लड़की ने टी शर्ट और जीन्स पहनी है तो उसके ऊपर वो चूड़िया या कुछ नेकलेस पहन के घूमेगी तो बहुत फनी लगेगी। तो कहाँ पे क्या पहनना चाहिए, वो आपने जो एक श्रृंगार के बारे में जिस तरह से आपने उदाहरण दिया कि अगर वो पहनती है तो मालूम है कि ये दुल्हन कौन है, ये शादी में ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। तो उसी तरह से जिस तरह से आपके पास खिलाड़ी है उस तरह से सेट होना चाहिए, आपने बताया। प्रसाद जी, आपका इसके बाद उसके ऊपर क्या राय है, और आप बताना चाहिए आपकी गर्ल्स अच्छे से परफॉर्म करती है, कुछ छुपाना नहीं। अनम्यूट ढूंढ रहे, हाँ बोलो। अभी आदित्य जी ने कहा कि हमारे टेक्निकल कमेटी ने हमें गाइडेंस दिया है, कोड ऑफ पॉइंट करके दिया है। उसके अलावा उसके मद्देनजर रखते हुए एक कोच हर खिलाड़ी को अलग से जज करता है कि किसी के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो किसी के पास बेंडिंग ज्यादा होता है, किसी के पास स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है। तो हमें देखना है कि हर खिलाड़ी का कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है कि वो परफॉर्म करते हुए अच्छा दिखता है। तो अगर कोई लड़का या लड़की कोई आसन या स्ट्रेचिंग और बेंडिंग अच्छी तरह से परफॉर्म करती होगी तो उसको ग्रुप के सबसे ऊपर जाके अगर उसने वो परफॉर्म किया तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है और उसका इम्प्रेशन ज्यादा पड़ता है। तो कोई लड़के या लड़की में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो जब सेट की शुरुआत होती है हमारी, तब स्ट्रेंथ क्लाइंबिंग करके और कुछ कैचेस करके वो ऊपर ऊपर गई तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है। खिलाड़ियों के अनुरूप उसका अभ्यास करके उनका सेट बिठाना पड़ता है। सही बात है प्रसाद जी, दोनों ने भी एक टेक्निकल आंसर भी दिया और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। हम लोग को सेट बिठाते वक्त यस रूल्स रेगुलेशन का तो बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें कुछ बच्चे का मार्क्स निकले 1.6 से या डिग्री डिफिकल्टी वो ज्यादा से ज्यादा पूरा से पूरा मार्क्स लेके आए। और उसके साथ अदिति मैडम ने आपने बताया कि टचेस कम होना चाहिए, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, और उसके बच्चे के जो पास जो सबसे ज्यादा अच्छे गुण हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रेजेंट करे, इसके बारे में तुम दोनों ने बहुत अच्छे से बताया। और यस, इसका बेनिफिट सभी कोचेस और खिलाड़ियों को होगा। और अगला क्वेश्चन अदिति मैडम आपको है, मैं शायद आप दोनों का भी ज्यादा वक्त ले रहा हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा कि डेमो के बारे में आपकी राय क्या है, और डेमो, कंपटीशन या प्रैक्टिस, तीनों में से सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? गणेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि डेमो और कंपटीशन ये सिक्के के दो पहलू है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। पर मैं आप अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो
डेमोन्स्ट्रेशन में जितना एक्सपीरियंस मिलता है ना उतना कॉम्पिटिशन्स में नहीं मिलता, बिकॉज कॉम्पिटिशन पे आप अपने एक परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हो, और डेमोन्स्ट्रेशन में इतना स्ट्रेस नहीं होता, तो आप बहुत ज्यादा चीजें सीख लेते हो उस दौरान वो प्रोसेस में। और मैं तो समर्थ राम मंदिर से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उनकी वजह से दिल्ली से लेके गली तक मेरे को हर जगह परफॉर्मेंस करने को मिला, इवन इंटरनेशनली, जर्मनी, यूएसए, लंदन, दुबई, मॉरिशस, मतलब बहुत जगह हमने जाके परफॉर्मेंस किया। और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, इंडिया में, हर जगह 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 जाए वहां अलग अलग सीखने को मिला। मतलब मैं 2-3 एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, बिकॉज मैंने बहुत डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लिया है। तो एक बार ऐसा हुआ था, हमारा आसाम में डेमोन्स्ट्रेशन था, और वहां 3 दिन लगते थे पहले ट्रेन से जाने के लिए, और हम आसाम में एंटर ही करने वाले थे और पता चला कि आसाम बंद है, तो हमारी ट्रेन बीच में ही रोक दी गई। और ऐसे नहीं कि पहले ही 3 दिन का सफर था, उसमें एक पूरा दिन ट्रेन बंद थी रास्ते पे। तो वो टाइम पे अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कि खाना खत्म हो चुका था हमारा, आसाम जस्ट पहुंचने वाले थे, तो 3 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, पर उस टाइम पे भी हम नीचे पटरी पे उतर के खेले, क्रिकेट खेले। देशपांडे सर ने उस पे पटरी पे हमारे हैंडस्टैंड्स लिए, बीम समझ के हम, तो वो टाइम पे बच्चों की मेंटालिटी कैसे रखनी है, एज अ आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, तो लाइक टीम मैनेजमेंट होता है, फूड मैनेजमेंट होता है। वो टाइम पे सर ने कहीं जाके किसी से बात करके हमें रेलवे जहाँ पे बनती है वो वर्कशॉप में जाके हमें खाना खिलाया। वो कैसे तरीके से खाना होगा, लाइक जैसे आसाम के लोग बहुत राइस खाते थे, वो प्लेट में हम सबने मिलके खाना खाया। लाइक बॉन्डिंग होता है, टीम बिल्डिंग होता है। वैसे ही मैं बहुत छोटी थी तभी हम लोगों ने उदयपुर में एक बार किया था डेमोन्स्ट्रेशन, वो आदिवासी लोगों का था। तो वहां पे हम लोग ने ऐसे रोटी उठाई तो पूरा उसका जो आटा रहता है वो गिर रहा था, ऐसी रोटी थी। तो लेकिन सर ने बोला हम यहाँ आए हैं तो आपको पसंद आए तो ज्यादा खाओ, नहीं पसंद आए तो कम खाओ, लेकिन सबको जो बना है वो खाना पड़ेगा। और सबने खाया, तो एडजस्टमेंट सीख लेते हैं हम उससे। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इज पार्ट एंड पार्सल, मलखाम तो करना ही है, भले हम अपने घर में करें या कहीं जाके करें। पर ये जो सब बातें हैं ना, ऊपर से प्रेजेंटेशन, हम कैसे डेमो में कैसे एलिमेंट को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से डायरेक्शन होनी चाहिए। स्पेशली रोप मलखाम में तो फिर भी घुमा सकते हैं, पोल मलखाम में तो घुमा भी नहीं सकते। सॉरी, मैं थोड़ा पोल मलखाम के बारे में भी बोल रही हूँ, लेकिन पोल मलखाम में यू हैव टू डिसाइड विच डायरेक्शन यू हैव टू ओपन दैट एलिमेंट। सो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइक एरियल सेंस है, डायरेक्शंस का सेंस है, वो आता है। अगर हम म्यूजिक पे कर रहे हैं तो कौन से बीट पे आपको वो करना है, वो म्यूजिकलिटी समझ में आती है। और एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होना, ये जो चीजें मैंने पहले बताई, तो ये सब जब चीजें हम सीखते हैं तब ऐसे मुझे लगता है कि एक इंसान बनता है, जस्ट नॉट अ प्लेयर और स्पोर्ट्समैन। आप एक इंसान के तौर पे डेवलप होते हो, और मजा आता है मतलब उस सब से। और ये सब चीजों का डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे असर होता है, क्योंकि आप अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन में तो आप अपने आप से आप अपने परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में भी ध्यान दोगे कि किस तरीके से करना है। आप अगर म्यूजिकलिटी सीख रहे हो तो जैसे टेम्पो है उस हिसाब से आप सेट में भी अपना टेम्पो लाने की कोशिश करोगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन विल ऑलवेज हेल्प यू इन कॉम्पिटिशन। सो जितना डेमोन्स्ट्रेशन कर पाओ उतना करो, एंड बोथ विल हेल्प ईच अदर। और दोनों के लिए प्रैक्टिस और अगला सेशन में सिर्फ डेमो पे रखूंगा और आपको लेके, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अनुभव आपका सबको शेयर करें। और आपके पास साथ आप बहुत जन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अच्छा अनुभव है, और ये अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि ये कंपटीशन में लड़का सोना लाता है मतलब गोल्ड मेडल लाता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में लड़का सोना बन जाता है, कि वो कहाँ पे भी वो उसको लेके गए तो सोने की तरह चमकता है। तो ये एक डेमो में, जैसे आपने बताया कि हर एक चीज में वो एडजस्ट करना सीखता है। और हमारे क्लब में जब भी डेमोन्स्ट्रेशन आता है, कभी हम लोग को पता चलता है कि डेमो करना है, बच्चे इतने खुश इतने खुश होते हैं कि उसकी जो रिहर्सल होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है, फिर उसमें जो पिरामिड बिठाना होता है, फिर कोई ऊपर चढ़ता है, कोई हाथ पे पैर देता है, और बहुत मजा आता है। मतलब उनको पेनिंग होता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है, और बहुत अच्छा माहौल ही अच्छा होता है।
लोग, लेकिन वो कंपटीशन में नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत स्ट्रेस लाइफ होती है, एक दूसरे से कम बात करना है, सब लोग सोए रहते हैं, टाइम पे खाओ, इतना ही खाओ, अपना ही खाओ, दूसरे का मत खाओ, यही पानी पियो, तो वो डेमो में नहीं होता। जैसे आपने बताया, इधर जाके खाओ, उधर जा, भूख लगी दबा के खाओ और एंजॉय योर परफॉर्मेंस, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। प्रसाद सर, अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी कंपटीशन बहुत हो गया, अभी हम लोग डेमो में तो घुस गए, लेकिन कंपटीशन मलखाम छोड़ के कुछ अलग मलखाम आपने किया है क्या? रोप के बारे में मैं पूछना चाहूंगा स्पेशली, कि रोप में कुछ अपने कुछ अलग तरह का रोप मलखाम किया या सिखाया है। फॉर एग्जांपल में आप जैसे हम लोग हमारे क्लब में करते थे, आंख में पट्टी बांध के रोप मलखाम करते थे, या फिर हमारे सीनियर स्टूडेंट, मेरी वाइफ, वो माथे पे दिया जलता दिया, निरंजन मलखाम, रोप मलखाम उसने शुरुआत की थी, वो करती थी, तो ऐसे में भी मजा आता था। तो ऐसे कुछ आपने को भी कुछ किया है, या आपके दिमाग में कुछ ऐसे कुछ नए मलखाम का कुछ स्टाइल ऐसा कुछ है क्या प्रसाद सर? हाँ जरूर गणेश जी, हमने भी ऐसा बहुत बार ट्राई किया है कि हाथों में तलवार लेके, हाथों में मशाल लेके रोप या मलखाम के परफॉर्मेंस बहुत बार दिए हैं हमने भी। और हमने जनरली लोग देखते हैं कि रोप मलखाम सीधा करते हुए देखते हैं, हमने पैरेलल रोप, फ्लोर को पैरेलल लगा के रोप भी करके ट्राई की कोशिश की है, उसका भी हमने डेमोस्ट्रेशन किया है हमारे यहाँ समर कैंप में। ऐसे कुछ कुछ ट्रायल करते रहते हैं कि एक मलखाम पे परफॉर्मेंस करते हैं, उसी वक्त एक पोल मलखाम, साथ में साथ हैंगिंग मलखाम, दोनों का कॉम्बिनेशन। प्रसाद सर, मैं आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा, आपने कुछ अभी पैरेलल रोप मलखाम के बारे में बताया, और उसके बारे में थोड़ा सा बताया तो अच्छा, कि उसको किस तरह से बांधते हैं और उसपे कौन से एलिमेंट कर सकते हैं, और अगर उसका कुछ आपके पास वीडियो या कुछ ऐसा हो तो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर करें, आपको अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में भी जानकारी मिले। जरूर सर जी, नॉर्मली हमने देखा है कि हम स्ट्रक्चर को सीधी तरह से लगाते हैं, पर उसी स्ट्रक्चर को हम पैरेलल फ्लोर को रोप को लगाते हैं, और उस पे जो हम गुरु पकड़ वगैरह ऐसे कुछ एलिमेंट है कि जो हम नॉर्मली सीधे रोप पे करते हैं वो उसी रोप पे कर सकते हैं। उस पे कैचेस वगैरह तो नहीं हो सकते, पर डेमोस्ट्रेशन के वक्त उससे जंप या कोई योगा के कुछ आइटम्स हो सकते हैं। हमारे पास उसको दिखाने के लिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हमने एक दो बार ये ट्राई किया है। धन्यवाद प्रसाद जी, और मैं चाहूंगा कि अभी आप और एक बार ट्राई कीजिए और इसका रिकॉर्डिंग कीजिए या इसके फोटोज निकालिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। ये मैंने भी आज पहली बार आपके माध्यम से ये सुना, इस तरह से रोप मलखाम होता है। मलखाम मालूम है, टेढ़ा मलखाम बांध के हम लोग उसको अड़वा मलखाम बोलते हैं, उसको हम लोगों ने देखा है, किया है, लेकिन ये रोप मलखाम के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। अदिति मैडम, इसके बारे में आपको कुछ अपने व्यूज या आपके अनुभव या कुछ अलग मलखाम के बारे में? आप तो खुद अलग ही कुछ मलखाम का एक एरियल आर्ट ही कर रहे हैं, सो हवा में ही रहते हैं आप हमेशा, तो अच्छा है। तो बोला ना, कभी कभी चौका मारना चाहिए। तो बहुत एक घंटे के बाद कुछ मैं हंसी मजाक में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा ट्रैक पे ये सेशन जा रहा था। आपका अनुभव क्या है? हमने नवारी साड़ी पहन के मलखम किया है। वो एक अलग अनुभव था, क्योंकि जनरल जिम सूट में करते हैं तो बहुत कंफर्ट लेवल रहता है, इजी मूवमेंट्स होते हैं, तो वो नवारी साड़ी पहन के थोड़ा अलग था। इवन जैसे प्रसाद जी ने बोला कि हत्यारी मलखम है, ब्लाइंड फोल्डेड मलखम है, दीप रोप मलखम है, तो अलग अलग चीजें की है। और साथ ही साथ सिंक्रोनाइज्ड रोप मलखम किया है, जैसे कि 2 रोप मलखम साथ में लटका के म्यूजिक के ऊपर एक कोरियोग्राफी करके 2 जन साइमल्टेनियसली साथ में करे, तो वो एक अलग से यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट की बाजू वाला भी सेम कर रहा है कि नहीं, आप साथ सेम हाइट पे आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। पोल पे बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप इसके ऊपर मलखम जा ही नहीं सकता, बट रोप पे किसी ने 4 स्टेप ले लिया, किसी ने 3 स्टेप ले लिया, तो ऊपर नीचे दिखेगा। तो वो सब चीजें थोड़ी चैलेंजिंग होती है। ये सब किया है, अलग अलग चीजें। इवन ब्लाइंड गर्ल्स ने रोप मलखम परफॉर्म किया है, तो उनका देख के हमें इंस्पिरेशन मिला कि हम ब्लाइंड फोल्डेड मलखम करें।
तो ब्लाइंड गर्ल्स भी बहुत ही ब्यूटीफुली मलखाम परफॉर्म करती है। देशपांडे सर सिखाते हैं उनको, तो बहुत साल से, मतलब मैं बचपन से देखते आ रही हूँ उनको सिखाते हुए, तो उनसे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है ये सब अलग अलग चीजें करने का। सही बात है, आपने इतना ही नहीं, आपने बहुत सारा चीज किया है, बताया है कि मैंने इतना ही किया है ना, ऐसे नहीं है। और ब्लाइंड मलखाम और उसके बारे में तो आपने बताया, और देशपांडे सर के बारे में तो पता ही है, उसमें उनका बहुत अच्छा अभ्यास है। और मेरे जैसे लोग तो मलखाम में आके ही ब्लाइंड हो जाते हैं, मेरे को मलखाम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। सो ये मेरा ब्लाइंडनेस है। मुझे अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं खत्म कर रहा हूँ, और हम लोगों ने फिर भी बहुत अच्छे विषय को लेके लोगों के सामने आया। फिर भी मैं दोनों को भी विनती करूंगा कि फिर भी इसके अलावा अगर आपको भी कुछ अपने मन की बात अगर कुछ रखनी है, या आपके कुछ विचार या आपका कुछ अनुभव शेयर करना है, तो मैं दोनों को थोड़ा सा 1-2 मिनट देना चाहूंगा। दोनों में से किसी को अगर बात करनी है तो प्लीज। अदिति मैडम प्लीज। गणेश जी, मुझे बात करने को बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत बात करती रहती हूँ। पर एक चीज जो आपने प्रसाद जी को क्वेश्चन पूछा था कि 10th के बाद बच्चे जो छोड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि हमारे इधर भी ये प्रॉब्लम आती है। आई थिंक एवरीबडी फेस दिस प्रॉब्लम। पर यही कोच की एक भूमिका यहाँ आती है कि अपने, मेरे को तो महाराष्ट्र के बच्चे पता है, पर बाहर के देश, बाहर के स्टेट्स में भी ये हुआ होगा कि जैसे कि जो स्टोरीज है अपने सीनियर्स की, पहले जो जिन जिन ने ये किया हुआ है, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज अगर हम बच्चों को पहले से बचपन से बताएं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि वामन सर चिपळूण से आते थे एवरी वीकेंड शिवाजी पार्क दादर सिर्फ मलखाम करने, या विक्रांत दाभाड़े जो सातारा का है, उसका मुझे पता है, उसने अमरावती में जब सीखने गया तो तभी वहां उसने मलखाम का सेंटर शुरू किया, और बच्चों को सिखाते सिखाते, बिकॉज वो वहां पढ़ने गया था, उसने वहां सेंटर शुरू किया और उनको सिखाते सिखाते उसने खुद की प्रैक्टिस करी। मतलब ऐसे ही नहीं कि खुद की प्रैक्टिस कंटिन्यू करी, उसने वहां के लोगों को मलखाम सिखाना भी शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया। वो एक है। इवन साइली धुरी जो उपनगर की प्लेयर थी, जब वो पूना में उसका फिजियोथेरेपी सीखने गई थी, तब वो पूना में व्यायामशाला में जाके प्रैक्टिस करते थे। और सातारा के बहुत सारे बच्चे समर्थ में आते हैं जो मुंबई आते हैं पढ़ने, वो प्रैक्टिस करने आते हैं। तो ये जो स्टोरीज है कि मतलब मलखाम के लिए पढ़ाई छोड़ना या पढ़ाई के लिए मलखाम छोड़ना, दोनों बातें गलत है। दोनों कंटिन्यू हम कर सकते हैं। जस्ट कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप, होप्स मत छोड़ो या खेलना मत छोड़ो। भले आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव करियर आगे ना दिखे, इन सभी ने जिनके जिनके मैंने नाम लिए उन्होंने छत्रपति पुरस्कार हासिल किया हुआ है, ये सब करते हुए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, ना कि अपनी ही व्यायामशाला में बल्कि बाहर जाके। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप और ज्यादा कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो स्ट्रगल होता है, बट वो स्ट्रगल ही आपको जैसे हीरा बनाने के लिए बहुत ही उसके ऊपर हथौड़ी छीना पड़ता है, तो वो सब होने के बाद ही हीरा कहीं से बनता है। तो वो ट्राई करो, और जस्ट कॉम्पिटिटिव के बारे में मत सोचो, जनरल अपना फिजिकल और हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दिस स्पोर्ट। दैट्स ट्रू। और इसी के वजह से आज वो अपना मिसाल बोलते ना कि आज बड़ा अवार्ड लेके वो आज लोगों के सामने आए हैं। जो आज रुकता नहीं है वो जाके आगे जाके सफल होता है। आप अगर आपने ठान लिया कुछ भी चीज करना, तो आपको उसमें ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिल जाता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला, जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक चलो, आगे का रास्ता वहां पे पहुंचने के बाद आपको दिखाई देता है। तो उस तरह से अगर हम लोग जिंदगी जिए तो शायद आगे जाके हम लोग को सबको सफल होने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रसाद जी, आपको कुछ इसके बारे में और कुछ आपकी मन की राय अगर कुछ बतानी है तो आप बोल सकते हैं। गणेश जी, आपने पहले एक क्वेश्चन किया था कि हर रोज प्रैक्टिस करते समय कैसा शेड्यूल होता है, तो उसके आधार पर कह रहा हूँ कि अभी कंपटीशन लेवल में नए नए प्रकार देखने को हमको मिल रहे हैं। तो इसी का यूज करके मैं हमारा जो सेशन होता है रोज ग्राउंड का 1 घंटे का, उसमें से 10 मिनट में हर रोज ऐसे निकलता हूँ और हमारे खिलाड़ियों को कहता हूँ कि आप कुछ नया ट्राई करो, और मुझे हर 7 दिन के बाद दिखाओ कि हमने 6 दिन में क्या नया ट्राई किया, कुछ नया एलिमेंट हम सीख पाए या नया एलिमेंट हमने देखा नहीं है, पर सर ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे हमारे यहाँ के लड़के लड़कियां
हर रोज 10 मिनट ऐसी प्रैक्टिस करते हैं और उसमें नए नए एलिमेंट्स करने की कोशिश में रहते हैं। और खास करके और आपको मैं बताना चाहूंगा कि पार्लेश्वर व्यायामशाला, महेश जी और गणेश जी और आपकी मलखाम कट्टा की टीम, आपने हमें यहाँ पे बुला के हमारे साथ हमारे अनुभव शेयर किए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे प्रसाद जी, मैंने तो आभार माना ही नहीं, मैंने तो अभी तक सेशन खत्म ही नहीं हुआ, आप तो मैदान छोड़ के जा रहे हैं। अभी तो मैं और 2 क्वेश्चन पूछूंगा। चलो अच्छा, आप दोनों भी आए और हंसी मजाक में बातों बातों में कभी टाइम निकल गया पता नहीं, लेकिन जो मेरा हमारे पूरे ग्रुप का जो इंटेंशन है या जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेके हम लोग आज रोप मलखाम खेल लेके साधन लेके हम लोग यूट्यूब चैनल श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला पे आए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ये देखें और ऑब्वियसली अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये तो मैं बार बार बताते रहता हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पता चला है कि यूट्यूब चैनल पे जितना हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ता है उतना हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा बेनिफिट मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक मलखाम खिलाड़ी ने सब्सक्राइब करना चाहिए और हमारे चैनल पे आके आप जैसे अनुभवी लोगों के साथ जो भी बातचीत हुई है वो सुनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अदिति देशपांडे मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप आए अपना टाइम निकाल के, तो बहुत बहुत आभारी। और प्रश्न मुझे मेरे अच्छे लगे होंगे और इसके बाद भी शायद आप कुछ सेशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको हक से बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच गणेश जी और महेश सर और पूरी मलखाम कट्टा की टीम। बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारा इवन प्रसाद ने जो बताया उससे बहुत सीखने को मिला। एंड आई होप जिन जिन व्यूअर्स ने ये सब देखा है उन्हें भी इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अदिति जी। प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के आया। आप, मुझे पता था आपको आज छुट्टी नहीं थी, फिर भी आपने अपना रूटीन मैनेज करके आज टाइम निकाल के आए। आपको काम था, मुझे पता था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अनुभव हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट होगा, हमारे पूरे भारत के पूरे जनता के जो मलखाम प्रेमी है, मलखाम के परिवार है, सबको इम्पोर्टेंट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी, आपको भी। गणेश जी, प्रशिक्षकों को लेकर आपने ये प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी तरह से चर्चा सत्र का आयोजन किया, उसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्रसाद जी। और रोप मलखाम के ऊपर ऐसे नहीं ये पहला और आखिरी सेशन होगा, और भी अलग अलग अनुभवी कोचेस लोग आएंगे, रोप मलखाम खेल को लेके आएंगे, अलग अलग साधन को लेके आएंगे और व्यूज रखेंगे। अभी 2 जन आए तो कितना टाइम गया आपको पता है। अगर इसी वक्त अगर हम लोग 3-4 जन को एक साथ बुलाते तो शायद ज्यादा टाइम जाता और हर एक जन अपना अपना अनुभव यहाँ पे रखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती। तो मैं 2-2, 3-3 जन को बुला के अपने मलखाम कट्टा के माध्यम से श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल के उपयोग से हम लोग ये सब चीज कर रहे हैं। और दोनों ने भी बोला नहीं कि ये चैनल को लाइक करो, शेयर करो, लेकिन मैं वापिस बोलता हूँ ये चैनल को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजो। और आपको इसमें कि कुछ अपना सुझाव है या कुछ भी आपको कुछ लगता है सही है गलत है तो दिल खोल के हमारे ईमेल एड्रेस को आप मेल कीजिए या कांटेक्ट नंबर, मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके अपनी राय बताइए, ताकि हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करें या कुछ विषय लेके आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आए हुए दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के आज ये पूरा सेशन देखा और इसका आपको पक्का बेनिफिट होगा, इतना मुझे विश्वास है। धन्यवाद।